गुड मॉर्निंग। तो हम सभी हर रोज एक डोज की श्रेणी में एक्सप्लेनेशंस लेने जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशंस में आपको प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से अलग अलग पूछे जाते हैं। 4 प्रोज में से दी जाएगी और 4 पोएम से दिए जाएंगे। इसके लिए आप क्लासेस किए होते हैं, कविता के लाइंस को देखे होते हैं तो अच्छी रहती है। प्रोज के कुछ लाइंस को डायरेक्ट हम एक्सप्लेनेशंस पर करवाएंगे ही, क्लास में तो दिए गए थे। अब आप इसको डायरेक्ट कैसे बनाओगे, प्रोज के लाइंस को भी हम ऐप पर भी दोहरा देंगे मेन लाइन को, ताकि एक्सप्लेनेशन बनाने में दिक्कत ना हो। कुछ यूट्यूब पर भी बताएंगे। आज पोएम के एक्सप्लेनेशंस को हम लेने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें यह पता करना होता है कि कौन से पोएम का अंश है, किस पोएम से इस लाइन को लिया गया है। अक्सर लाइन 2 से अधिक लिए जाते हैं, बहुवचन होते हैं, इसलिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम लिखते हैं हम लोग। और यदि सिंगल लाइन लिया जाता, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है। आप पहले लाइंस को देखोगे, पढ़े हुए पोएम्स होते हैं उस 4 लाइन के जो अर्थ होते हैं, कवि का कहने का जो भाव होता है, आशय होता है, उसको लिखना है। प्रोज सेक्शन में थोड़ा हटके हम बताएंगे। तो पोएम में सबसे पहले हमें लाइन चुनना है। आइए हम लोग शुरू होते हैं एक्सप्लेनेशन। किन्हीं 4 में से एक ही बनाना होता है। आज हम वैसे ही बनाने का तरीका बता रहे हैं। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ गेस में इंपॉर्टेंट हम अलग देंगे जब तरीका आप सीख जाएंगे। आप क्लास नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए एग्जाम आइडिया कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रहे मेरे बच्चों कि मुझे पढ़ाने का मौका तो आपने पूरा नहीं दिया और कोविड ने और छोटा सा वो कर दिया। नहीं तो एक एक क्वेश्चन का पूरे ऑपरेशन हो जाता, तब अब जस्टिफिकेशन में आते क्या, कब, कहां, कैसे। लेकिन आइए जितने समय है उतने में हम लोग लेना सीखें। यहां है पहली, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां पड़ी हुई है, लेटी हुई है एक खूबसूरत नारी। अब इस ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कहां नारी पड़ी हुई थी, तो होटल में नहीं, पार्क में नहीं, बेड में नहीं, वो तो पड़ी थी कब्र में, ग्रेवयार्ड में। और लाइट अप स्टेप एंड हार्ट वाज सी, हल्के फुल्के कदम बढ़ाकर चलती थी और वो मेरी हार्ट थी, यानी हृदय से तो कोमल वो भले थी, लेकिन मेरे हृदय में वास करती थी, मैं उससे बहुत लगाव रखता था। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अरे मेरा तो मानना है कि सबसे खूबसूरत नारी वही थी, डेट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी भी पश्चिम देश में हुई हो। अभी अर्थ जान गए और यह भी पता चल गया कि कहां से लिया गया है। एन एपिटाफ नामक कविता से ली गई है। इसको कौन कवि ने रचना किया? वाल्टर डेलामेयर ने। तो लिखना है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ composed by a great children poet Walter Delamere. Here the poet wants to say that यह expresses sad feelings। यह जोड़ना है यार, हाई 3 लाइन एक तरह से चोरी का फॉर्मूला हुआ। माइंड सेट रहेगा तो माइंड से चोरी करके आप लिख लेंगे और बाकी उसके अर्थ में जो बनाना है 2-3 लाइन उसमें जोड़ देंगे। प्रोज में डायरेक्ट भी आप रख देते हैं, दिक्कत नहीं होती है, केवल लाइन का पता चलना चाहिए। इसलिए लाइनिंग को फिर से हम मेन लाइन को दोहरा देंगे ताकि आपको प्रोज सेक्शन में ही पकड़ में आ जाए। आइए मेरे बच्चों, इसको लिखना है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ। ये पंक्तियां एपिटाफ नामक कविता से ली गई है, कंपोज्ड बाय अ ग्रेट पोएट या ग्रेट चिल्ड्रन पोएट वाल्टर डेलामेयर, जो एक महान कवि वाल्टर डेलामेयर के द्वारा कंपोज की गई। अब इस लाइन में कवि क्या कहना चाहते हैं वो एक्सप्रेशन करना, हमको बात बना करके एक्सप्लेनेशन व्याख्या करनी है। ऑनर्स वगैरह में तो और लंबी खींचनी पड़ती, लेकिन यहाँ तो शब्दों का लिमिट कर दिया काउंसिल ने। नंबर 1 4 नंबर के मात्र हैं, तो आपको बनाने हैं, सब चीज को पढ़ना है और हर एक लाइन में भी आप गेस खोजते हैं। और 10-20 कर लीजिए। मैंने कहा था ना, गेस पेपर से विभिन्न देखिए आपको कितना दिया हुआ है। एक ऐसे दी हुई थी ब्रिलियंट गेस में 58, वहां पर हम करेंगे सिर्फ 8 करो, 7 करो, उतना भी दिक्कत है। मैं एक्सप्लेनेशन में इसको देता हूं, हर एक साल लग जाती है 3-4, पूछता 1 है, 1 का आंसर देना है, पूछता 3-4 है। क्या दिक्कत है? थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी।
यदि कुछ पाना है, कुछ खोना पड़ेगा, कुछ गंवाना पड़ेगा, कुछ भी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करनी पड़ती है, बलिदान देने पड़ते हैं। तो आइए, हियर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैड फीलिंग्स, यहां पर कवि अपने दुख भरे भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। ही विश बिटरली एट द ग्रेव, वे कब्र के पास फूट फूट कर रोते हैं। एंड से दैट, और कहते हैं, ए ब्यूटीफुल लेडी इज लाइंग इन द ग्रेव, ये खूबसूरत नारी कब्र में पड़ी हुई है, इन कब्रगाह में पड़ी हुई है, समाई हुई है। ऑब्जेक्टिव इसी से बन जाते हैं। अब देखते रहिए। She used to move at that place, वो उसी स्थान पर घुमा फिरा करती थी, टहला करती थी। But she spent her last moment there itself, लेकिन अंतिम समय वहीं पर बिताई। यही लाइन सब हम पढ़ाए हुए हैं आपको, क्लास वाले बच्चे को भी समरी पढ़ाए हुए हैं, उनको दिक्कत कम होगी। एक्सप्लेनेशन कराए हुए हैं, एक तरह से रिवीजन चल रही है। थोड़ा सा तो पढ़िए, देख देख के भी लिखिए, लिखते लिखते याद हो जाएगी। आइए। एंड शी इज नो मोर नाउ, अब वो नहीं रही यहाँ। एंड द पोएट थिंक्स दैट शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, और कभी सोचते हैं कि सबसे खूबसूरत नारी वही थी, डेट वॉज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, जो कभी पश्चिम देश में जन्म ली हो, पैदा ली हो। ही इज रियली वेरी सैड, फिर बात बना के उसे खींचो या दो लाइन छोड़ भी सकते हो, वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एंड थिंक्स फॉर द लेडी, और उसी लेडी के लिए सोचते हैं, whom he loves very much, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। राइट ना? तो ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है, एक्सप्रेशन होनी चाहिए आपकी, और एक दिन की चीज़ नहीं है, भाषा को बराबर लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते होता है। नंबर दूसरा क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैंने किताब के लाइन्स को भी, पोएम के लाइन्स को पढ़ाया था, समरी दिया था, 60 क्वेश्चंस उसमें, और साथ साथ ये एक्सप्लेनेशंस वर्ड। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही आनंद मनाता हूं, खुद ही गीत गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम, यू शैल एज्यूम, और जो मेरे अंदर है, मैं ग्रहण किए हुआ हूं, वो तुम में भी है, यानी जो तुझ में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो तुझ में है। एंड फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, जब एटम की बात हो, बिलोंग करने की बात हो, समझो कवि कहना चाहते हैं कि सिमिलरिटी है, समानता है, और प्रत्येक रक्त कणिकाएं जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर भी है। एज गुड बिलोंग्स टू यू, उतना ही अच्छा तेरे अंदर भी है, यानी जो मेरे अंदर ग्रहण है तेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वो तेरे अंदर है। इट मीन्स देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन इवन मी, तेरे और मेरे बीच में क्या है? समानता है। देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, इक्वलिटी है। अब आ जाइए, यहाँ पर एक कौन सी कविता से कवि निकाले हैं? कवि का कहना है, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है लाइन, और इसे कवि हैं कौन? वाल्ट व्हिटमैन। अब 3 लाइन तो फॉर्मूला आप चोरी कर सकते हो। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट वाल्ट व्हिटमैन। इतनी सेम है। हियर द पोएट वांट्स टू से, या वांट्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, या सेज दैट। ये 3 लाइन 3.5 लाइन तो पूरी चोरी की हो गई। अब इसके तोड़ करके 2-3 लाइन जोड़ दो, यही एक्सप्लेनेशन हो गया, और इसमें आपको मार्क्स मिलते हैं 4। ठीक है ना? तो आइए, These lines have been taken from Song of Myself composed by Walt Whitman। ये पंक्तियां Song of Myself वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा रचित कविता से निकाली गई है। Here the poet sings a song about life। यहाँ कवि जिंदगी के गीत गाते हैं, जीवन के गीत गाते हैं। And he says that there is no difference between him and the other person। ये कहना चाहते हैं कि उनमें और दूसरे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। एंड ही हैड द सेम एटम ऑफ ब्लड, उनके पास सेम एटम ऑफ ब्लड है, फीलिंग्स हैं, एंड एवरीथिंग एज अदर्स हैव, जैसा कि दूसरे के पास भी हैं, यानी सेम है। सो ही गिव्स अ मैसेज थ्रू दीज लाइन्स, इसलिए इन पंक्तियों से मैसेज देते हैं डेट ऑल आर सेम, ये सारे लोग समान हैं। एंड ही कम्स एज ऑल कैम, और वो भी वैसे ही आए, है ना, जैसे सब लोग आए। ही कैम एज ऑल कैम, वो ऐसे ही आए जैसे सब आए। माता पिता सब लोग आते हैं, वो भी वैसे ही आए। जाने का तरीका भी एक है, हमारा रक्त कणिकाएं एक जैसी हैं, रक्त लाल तेरा मेरा भी, फीलिंग्स मेरे में भी तेरे में भी। फिर डिफरेंस क्या है?
तो बात बनाकर माइंड सेट रखना है, एक लाइन दो लाइन कम या ज्यादा लिखना है। ऊपर की पकड़ हो गई, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, कविता का नाम, कंपोज्ड बाय ग्रेट पोएट, कवि का नाम, इतना दे डाला तो एग्जामिनर भी समझते हैं लड़का कुछ पढ़ा है, स्टूडेंट्स के पास कुछ ग्रिप है, और मार्क्स आपको मिलते हैं। आधा भी लिख के छोड़ते हैं, आधे मार्किंग मिलेंगे, स्टेप वाइज भी नंबर मिलेंगे, लेकिन आप कुछ तो लिखो। आइए, सो पर्सन शुड नॉट क्वारल विद वन अनदर, क्वारल हो जाता डबल एल हो जाता, इसलिए व्यक्ति को एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए, ठीक ना। लाइफ इज अ ब्यूटीफुल थिंग, जिंदगी एक सुंदर चीज है, एंड एवरीबॉडी शुड बिलीव इन गुडनेस, अब प्रत्येक आदमी को अच्छाई में विश्वास करना चाहिए, है ना। जिंदगी में आनंद मनाइए, जिंदगी का गीत खुद ही गाइए, अपने भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें, यही जिंदगी का गीत है, यही जिंदगी इसी के लिए बनी है। आप लोग सभी लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन को बार बार 2-3 बार लिखोगे, एक दो लाइन कट करके भी जवाब दो। तीसरा है दे हु वन लव वन अदर के पे, लव रहे या ना रहे, दे, एक मिनट, मैंने गलत कर दिया, हाँ, कंप्यूटर जी थोड़े इंक दीजिए। मान लो ये लव नहीं रहे, दे हु वन अदर के पे, जो एक दूसरे को थाम लेते हैं, अपना बना लेते हैं, अपने आगोश में ले लेते हैं, ठीक ना, अलाइव जीवित रह जाते हैं, ने पार्टेड भी कभी जुदा नहीं हो पाते। इससे ऑब्जेक्टिव यहां से पूछ देता, पार्टेड भी भरना पड़ता है, एक दो ऑब्जेक्टिव बनवाए थे, तो ऐसा ऐसा टुकड़ा टुकड़ा भी पूछता है, इसलिए लाइंस और पढ़ाई तो एक अलग चीज है ना, पढ़ाई तो पढ़े हुए रहने चाहिए। कम टाइम है, ज्यादा परीक्षा में आपको कंप्रोमाइज बिहार बोर्ड नहीं करी, आपको भी नहीं करना है। यदि बिहार बोर्ड कुछ किया होता तो हम लोग किए होते, कुछ नहीं किया गया, सिलेबस में कटौती और न समय में बढ़ोतरी, इसलिए लड़ना है, जूझना है, चलना है। तो ये लाइन कहां से है, पढ़ाए हुए थे आप, याद कीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से। इसको किसने कंपोज किया, जॉन डन। इसे लिखना, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, कंपोज्ड बाय ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट या सीधे पोएट जॉन डन। हियर द पोएट एक्सप्रेसेस फीलिंग्स, या हियर द पोएट वांट्स टू से दैट, हियर द पोएट सेज दैट, कुछ भी करके तब लाइन को दोहराना है, ठीक ना। इस तरह से हम लोग लेंगे तो लाइन को आप आराम आराम से चबा लेंगे। देखिए, these lines have been taken from Sweetest Love I Don't Go, composed by a great poet John Donne। एक महान कवि जॉन डन के द्वारा रचना की गई कविता स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से ये कविता ली गई है। इसमें ओल्ड इंग्लिश के यूज हैं, गौ का स्पेलिंग देखते हो, जियो गौ होता है मॉडर्न में, ओल्ड में कितनी होती है जियो ई गौ, सन को एस यू डबल एन ई सन ने, डब्ल्यू डबल ई एक एक्स्ट्रा ई लिखता था पुराने इंग्लिश में, इसी कविता में मात्र है, हमने बताया था। हियर द पोएट सेज दैट द पर्सन हु लव्स एनीबॉडी, यहां पर कवि यह कहना चाहते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी से प्यार करता है, कैन नॉट बिलीव इन सेपरेशन, सेपरेशन में जुदाई, जुदाई में वो विश्वास नहीं कर सकता, जुदाई उसे पसंद नहीं हो सकता। सो बोथ शुड बी यूनाइटेड, इसलिए दोनों को एक दूसरे के एक हो जाना चाहिए, करीब होना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। एंड नेयर थिंक फॉर पार्टिंग फ्रॉम ईच अदर, पार्टिंग में जुदा होना, विदा होना, और कभी एक दूसरे से जुदा होने के लिए सोचना नहीं चाहिए। ईच अदर में एक दूसरे, दो के बीच में ईच अदर, दो सैनिक में एक दूसरे के लिए वन अदर, है ना। वन हु लव समवन, वह जो किसी से कोई प्यार करता है, टेक्स केयर, उसका ध्यान रखता है, एंड डज नॉट वांट टू बी पार्टेड, और वह जुदा नहीं होना चाहता, बिकॉज ए लवर कैन नॉट लिव विदाउट हिज लव, क्योंकि कोई प्रेमी अपने प्यार के बिना, यानी प्रेमी प्रेमिका के बिना नहीं रह सकता है। प्यार का मतलब वही, जैसे कि कहते हो ओ माय डियर, ओ माय डार्लिंग, ओ माय हनी, ओ माय स्वीटी, ओ माय स्वीट हार्ट, ओ माय लव, इन सब का मतलब प्रिय। ओके, आगे चौथी है, देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, जो अब दूर हो गई है, वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, जहां पर मैंने एक बार प्यार पाई थी, डेट वुमन डाइड, वह नारी तो मर गई, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, घर शांति में तब्दील हो गया होगा, बदल गया होगा। स्नेक्स मूव्ड, सांप टहलते होंगे। याद रखना,
एक्सप्लेनेशन जब भी होता है 2 लाइन ऊपर से भी दे सकता है, 2 लाइन नीचे से भी, आंसर वही जाएगा। सेंस देना है आपको, केवल ये पता करना है कौन सी लाइन किस कविता से है। इसीलिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप करो, होएगा, क्यों नहीं होएगा। तो ये लाइन ली गई है किससे मालूम है? कमला दास का माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया। तो लिखना, these lines have been taken from my grandmother's house, composed by great poetess Kamala Das. Okay, here the poetess wants to say that, says that तब घर को कही थी कि now she is very far from there. Her grandmother died, but there is a complete picture of her and her love, her house in her mind. She cannot forget her. No. And she said that there is no anybody to take care of the house. The house went into silence and snakes may be moving among books. ये सब बात बना कर लिखना. And at that time she couldn't read those books and now she cannot. उस समय तो पढ़ नहीं सकती थी उस किताबों को, अब तो पढ़ ही नहीं सकती है, अब तो बड़ी हो गई, अब बचपन में पढ़ नहीं सकती थी क्योंकि बहुत छोटी थी, है ना। आइए, those lines have been taken from my grandmother's house. ये पंक्तियां माय ग्रैंडमदर हाउस कंपोज बाय कामला दास, कामला दास के द्वारा कंपोज की गई कविता से ली गई है। हियर द पोएट सेज दैट, यहाँ पर कवित्री कहती हैं हर ग्रैंड मदर डाइड, उनकी दादी माँ मर गई, एंड शी इज वेरी फार फ्रॉम दैट हाउस, और उस घर से वो बहुत दूर हो गई है। नाउ द हाउस विड गो इनटू साइलेंस, अब घर शांति में तब्दील हो गया होगा, शांति में आ गया होगा। एंड देयर मे बी डार्कनेस इन द हाउस, घर में अंधेरा छाया हुआ हो सकता है। एंड स्नेक्स मे बी मूविंग, और सांप तो टहलते होंगे, कहाँ टहलते होंगे? अमॉन्ग बुक्स, उन किताबों के बीच में, है ना। नो वन इज देयर टू टेक केयर, कोई वहाँ रहने गया नाउ, है ना, अब कोई नहीं वहाँ है। सो द हाउस हैज बीन चेंज इनटू ए लॉनली हाउस, वह घर जो है शांत घर में बदल गया होगा, यानी कोई टेक केयर नहीं करने वाला है। अब तीसरी हम ले रहे हैं, पांचवी ले रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तीव्र गति से गिर रही हैं। नर्सस फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब पौधे के फूल भी लास्ट नहीं करेंगे, टिकेंगे नहीं ज्यादा दिन। नर्सस टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये पौधे भी कब्र में चले जाएंगे, है ना। एंड प्रेम्स गो रॉलिंग ऑन, जिस तरह की बच्चा का 4 चक्का गाड़ी घूमते रहता है, उसी तरह से जीवन चक्र भी घूमते रहता है। एक दिन जमरा जाता है, हम लोग को इस दुनिया से ले जाता है। इट मीन्स पहले पता करो किस कविता से है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, कंपोज किसके द्वारा की गई? W.H. Auden। आप कहोगे those lines have been taken from now the leaves are falling fast, composed by a great poet या poet W.H. Auden। Here the poet wants to say that there is frustration inherent in human life. Man cannot fulfill his all desires, but he has to die one day. Here the poet wants to give the example of the falling leaves from the tree. Now, यहाँ पर उदाहरण देते हैं कवि पेड़ से गिरते हुए पत्ते का। We must know that death is so, everybody has to die one day. And here the poet says that the frames go rolling on. In the same way, our life cycle goes roll on. No, and one day the messenger of death comes and takes us from the real delight, यानी the person from the real delight, उस आदमी को इस दुनिया से ऊपर ले जाता है, सच्ची आनंद से हटा देता है। These lines have been taken from now the leaves are falling fast, ये पंक्तियां now the leaves are falling fast composed by W.H. Auden, जिसकी रचना W.H. Auden के द्वारा की गई, उन्हीं कविता से ली गई। Here the poet says that, यहाँ पर कवि कहते हैं कि the leaves begin to fall fast in the autumn season, कि पत्तियां तीव्र गति से गिरने लगती हैं पतझड़ की ऋतु में। एंड फ्लावर्स विल नॉट लास्ट लॉन्ग, और फूल भी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। बस वही सेंस को देना है, खाली देना है। These lines have been taken from, they will go to the grave, वे सब कब्र में चले जाएंगे। It means that their life ended, इसका मतलब उसका जीवन समाप्त हो गया। एक दो लाइन बीच में कम भी कर दोगे चलेगा, हम लोग तो बताते हैं, एक्सप्रेशन बताते हैं, इसलिए आपको एक्सप्लेन करनी है ना। The life cycle goes on like the frames go on rolling, जीवन चक्र वैसे ही चलती रहती है।
जैसे कि बच्चा का 4 चक्का गाड़ी का पहिया लुढ़कते रहता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, एवरीबॉडी हैज टू डाई वन डे, कि प्रत्येक आदमी को एक न एक दिन मरना पड़ता है, मरना है। ऑल विल गो टू द ग्रेव, सब लोग कब्र में ही चले जाएंगे। बिकॉज डेथ इज श्योर, क्योंकि मृत्यु निश्चित है। ऊपर नीचे करा करके बात बना करके आप लिखना है, लिटरेचर है, नंबर मिलेंगे, 8 विषय हैं, परंतु वो हेडलाइन गलत नहीं होना चाहिए और उसके लिए 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। गिने चुने हुए भी कर लेंगे 15, 16, 10, 12 तो लगभग 3 जरूर लड़ जाएगा। आपको लिखना 1 है। क्या दिक्कत है? कुछ तो करो, कुछ तो बदलो। आओ। Washed by the river, blessed by sons of home, and think this heart all I will set away, a pulse in the eternal mind, a pulse in the eternal mind। टेक किया गया कहाँ से? सोल्जर नामक कविता से। इसके रचयिता कौन है? कंपोज कौन किया? रूपर्ट ब्रुक। अब आप देखो, वॉश्ड बाय द रिवर, कवि कहना चाहते हैं इंग्लैंड ने मेरे को मैच्योर बनाया, इंग्लैंड ने सब कुछ दिया, नदियां दिया नहाने के लिए, धोने के लिए। ब्लेस्ड बाय सन्स, यहाँ के सूर्य की प्रकाश यानी सूर्य की आशीर्वाद जीवन देती है ना, सूर्य है ना, उनका पाया। ऑफ होम माने अपने इंग्लैंड में, अपने देश में रह करके। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल आई विल सेट अवे, अब मेरा तो मानना है कि हृदय में कोई बुराई ना हो तो बह जाए, निकल जाए। ओके। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, अरे लड़ाई झगड़ा या बुराई को देख करके मेरे अंदर की मन तो धड़कने लगती है, मेरा दिल धड़कने लगता है। मैं नहीं चाहता हूं लड़ाई, मैं तो चाहता हूं कि देश में शांति हो, और जहां शांति है वहां स्वर्ग है। कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन एक वॉरियर हैं, एक सोल्जर हैं, एक योद्धा हैं, इन्हें युद्ध में जाना पड़ता है, और आपको मालूम है भरी जवानी में ही मर जाते हैं कभी, ठीक है ना, बहुत कम दिन ही जिंदा रहे। आइए, गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, और पुराने चीज जो देश के प्रति जेंटलमैन सब दिए हैं वो सब मेरे याद में आती है, वो सारे विचार में भुला नहीं हूं। तो ये कहां से पंक्ति ली गई? तो सोल्जर से। These lines have been taken from the soldier, ये पंक्तियां द सोल्जर नामक कविता से ली गई, कंपोज बाय रूपर्ट ब्रुक, जिसको रचना किया रूपर्ट ब्रुक ने। Here the poet praises England, यहाँ पर कभी इंग्लैंड का वर्णन करते हैं, and everything of England, इनके इंग्लैंड के प्रत्येक चीज का वर्णन करते हैं। He said that England has given him birth, ये everything, कि इंग्लैंड ने उन्हें सब चीज दिया। He washes himself in the river, वहीं की नदी में स्नान करते हैं, and gets blessing of the sun also, और सूर्य का आशीर्वाद भी पाते हैं। He does not have evils in his mind, उनके मन में कोई बुराई नहीं है, and his heart begins to beat, और उनका दिल धड़कने लगता है, to think about war, war के बारे में सोच करके। He says if there is no war in the country, then it will become like a heaven, यदि देश में हो, लड़ाई ना हो तो देश स्वर्ग के समान बन जाता है। एंड ही रिमेंबर्स ईच एंड एवरीथिंग, वह प्रत्येक चीज को याद करते हैं, डेट हैज बीन गिवन बाय हिज कंट्री, जो उनके देश के द्वारा किया गया, देशवासियों के द्वारा किया गया, कंट्री मैन के द्वारा सेव किया गया, वो सारे चीज को याद रखना चाहते हैं, भूलना नहीं चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। आइए, एंड लास्ट वन आज के लिए है, फिर एक दिन टाइम बचेगी तो मैं लूंगा। वैसे गेस्ट पेपर्स में जो भी भेजा जा रहा है पीडीएफ में, उसको एक राउंड जरूर देखें, छांट करके गेस आपको 28-29 को डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। तब तक हम मॉडल देंगे। छांटा हुआ गेस कहीं बाहर से नहीं रहेगा, इसी गेस पेपर से, इसी एटम बम से रहता है मैक्सिमम, और एक मॉडल के लिए बचा कर रखते हैं हम लोग, उतना छांट के रखते हैं। मात्र तो थोड़ा सा ही आपको 10% एडिशनल करना है, 5% एडिशनल करना है, बाकी सब तो किया हुआ है, रिवाइज कर रहे हैं आप। आइए, तो एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, और अंत समय जो होता है ये भी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ही है। तो उस समय में भी आप देखते हैं ना, नाइटिंगेल पक्षी बुलबुल जो उतनी बढ़िया गाती है, अंत समय में वो भी मम हो जाती है, साइलेंट हो जाती है, चुप हो जाती है, और कोई देवदूत नहीं आते किसी की मदद करने के लिए। भले ही विकेट पर्सन, दुष्ट व्यक्ति अपने भोजन के लिए किसी जेंटलमैन को भी परेशान करते हैं, तबाह करते हैं, परंतु आप घबराइए नहीं, अंत समय उनकी दशा भी गड़बड़ होती है। अरे भोजन रहता भी है तो खाने के लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ खाने के है ना लायक शरीर छोड़ता नहीं है, मौत तो सबको ले जाती है। ये लाइन कहाँ से ली गई? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, कंपोज्ड बाय W.H. Auden। तो इसको फिर से लिखना है, दिस लाइन्स
have been taken from, now the leaves are falling fast, composed by W.H. Auden. इसको तरीका देख लिया, 2 लाइन तो यहीं भर गई। अब देखो, हियर द पोएट सेज दैट, 2.5 लाइन भर गए, कॉपी पर लिखोगे 3 साढ़े 3 लाइन हो जाएगी, है ना। इन द एंड ऑफ लाइफ, यहां पर कवि कहते हैं कि जीवन के अंत में द नाइटिंगेल इज ऑल्सो डम, नाइटिंगेल भी गूंगी हो जाती है। उसी लाइन को तोड़ के बस समा दिया, है ना। एंड नोबडी, यहां तक कि देवदूत भी नहीं आते हैं, कम्स टू हेल्प, है ना। नोबडी हेल्प्स, कोई मदद नहीं करता। इवन द एंजल डज नॉट कम टू हेल्प, यहां तक कि देवदूत भी नहीं आते मदद करने के लिए। एंड सो इन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ मैन बिकम्स हेल्पलेस, इसलिए जीवन का अंतिम अवस्था में मनुष्य बेचारा सा हो जाता है, निसहाय हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। अब देखिए, बेस्ट ऑफ लक तो कहने की आदत है मेरी, और होगी भी आपकी बेस्ट ऑफ लक, यदि आप धराधर चलते रहते हो। हमारी शुभकामना, सरस्वती का आशीर्वाद और आपका मेहनत का साथ रिजल्ट बढ़िया करवाएगा। आइए, ए कुमार सर समस्तीपुर सर्च करके निःशुल्क क्लास यूट्यूब पर करते रहिए, यानी यूट्यूब को देखते रहिए। बाय बाय।